बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने रेगुलर वीलॉग पर जाने से पहले एक दो छोटी छोटी खबरें ले लें। पहली खबर यह है कि अमेरिका और बरतानिया के बाद अब कनाडा की पार्लियामेंट में भी इमरान खान के लिए करारदाद आ गई है कि इमरान खान के साथ जो है वो अच्छा सलूक नहीं हो रहा। उसके बाद दूसरी खबर यह है कि 10,000 नौजवान ISF के कहा जा रहा है कि वो पहले ही पिंडी और इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं 24 नवंबर के लिए। उसके बाद जो खबर है वो ये कि जो ये थड़थली मची हुई है ना इस्लामाबाद में, मुलाकातें और मुज़ाकरात एंड सो, इसकी एक वजह ये सामने आई है कि जितनी भी हुकूमत की एजेंसियां हैं उन एजेंसियों ने रिपोर्ट्स दी हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इस दफ़ा इस्लामाबाद का रुख करेंगे 24 नवंबर को, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में पैनिक पाया जाता है। उसके बाद और ये मकबूल जान को जो है वो कादी फायज ईसा पर तनकीद करने की वजह से उन पर मुकदमा बना और उनको जेल हुई जब उन्होंने कादियानियों वाले मामले में एक फैसला दिया था। तो कादी फायज ईसा की फरमाइश थी कि इसको गिरफ्तार किया जाए और जेल में रखा जाए। बहरहाल 2-3 महीने जेल काटने के बाद बिल आखिर आज औरिया मकबूल जान साहब की जमानत हो गई है। उसके बाद अगली खबर ये है और ये लाइफ टाइम लेसन है। एक फलसफी ने कहा था कि जो जंजीर की सबसे कमज़ोर कड़ी होती है ना वही सबसे ताकतवर होती है, क्योंकि जब वो टूटती है तो सारा जंजीर टूट जाता है या टूट जाती है। ये जो अवाम है ना ये इस सिस्टम की सबसे कमज़ोर कड़ी हैं। ये जिन्होंने ये सारा सेटअप बनाया हुआ है उनको ये बात बतानी है कि इस सिस्टम की सबसे कमज़ोर कड़ी वो अवाम है, और जिस दिन दरमियान में से अवाम निकल गए, अवाम टूट गए, तो ये जो आपका सेटअप है, ये जो आपका निज़ाम है वो आपके सर पर आ गिरेगा, और इस तरह आ गिरेगा जिस तरह के शेख हसीना वाजिद के सर पर आ गिरा था। आज एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से अपने वीलॉग का आगाज़ करेंगे कि शोहदा की रूहें, बिस्मिल्लाह, शोहदा की जो जस्दे खाकी हैं वो गधों पर क्यों हैं, ये हम सवाल पूछेंगे जनाब आसिम मुनीर साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। उसके बाद तमाशे से दिल उकता गया है। वो जो रोमन शहनशाह थे ना, बादशाह थे, वो एक अखाड़े में ग्लेडिएटर्स का खेल करवाते थे। उसमें शेर भी होते, कुत्ते भी होते, इंसानों को इंसानों के साथ लड़ाया जाता, और फिर जो बंदा हार जाता तो फिर वो जो शहनशाह होते वो उसके मारने का हुक्म दे देते। तो ये तमाशा जो है ये लगा हुआ है, और ताकतवरों को ये तमाशा देखने का 77 साल से शौक है, लेकिन अब इस तमाशे से भी वो दिल भरने लगा है, ये आपको बताऊंगा। उसके बाद खुलफाए राशिदैन ये जिक्र आता है तो हमारे दिल में अदब, एहतराम और मोहब्बत के जज्बात का समंदर उमड़ आता है कि ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 4 बेस्ट लोग थे जो उस वक्त कायनात में पाए जाते थे और जिन्होंने दुनिया की बेस्ट हुकूमत की। आज एक सरकारी मुल्ला ने फिर भंड मारा है। वो भंड क्या है वो आपको बताता हूँ। और फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मियाँ जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इमरान खान की तोशा खाना 2 में ज़मानत मंजूर कर ली है, लेकिन ये 1.5 साल पौने 2 साल बिल्कुल इसी केसेस में, इसी तरह के केसेस में जो है वो उलझा कर उस शख्स को ज़ाया किया गया, उस शख्स का वक्त ज़ाया किया गया। बहरहाल 1 साल में 7,417 अरब रुपए हक किधर गए होंगे कोई पता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पे जितने मजमूई कर्जे थे ना तो इस साल में उनमें इजाफा हुआ है 7,417 अरब रुपए, ये 1 साल में इजाफा हुआ है। लेकिन अब कोई माइकल लाल, अब कोई
آڈیٹر جنرل اب کوئی ترم خان وہ یعنی یہ سوال کر لے کہ یہ 7,417 ارب روپیہ یہ کہاں پہ لگا، یہ دودھ پلائیوں پہ لگا، یہ ٹریکٹروں پہ چڑھنے پہ لگا، یہ پولیس کی وردی پہننے پہ لگا۔ ہاں اس میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جب شنگھائی تعاون کونسل کی یہاں پہ اجلاس ہوا اور بڑا یہاں پہ شور و غوغا مچا جس میں سے نکلا کچھ نہیں، اس میں سے ان میں سے ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ 2 ارب اور 17 کروڑ روپیہ وہ اسلام آباد کی تزئین و آرائش پہ لگا، وہ شیطان پورہ کو سجانے پہ لگا، کیونکہ پاکستان سے چن چن کے جو شیطان اور ابلیس ہوتے ہیں وہ اسلام آباد میں جمع ہوتے ہیں اور رات کو 12 بجے کے بعد عبادتوں کا سلسلہ چل نکلتا ہے اور دعوت تبلیغ کا سلسلہ چل نکلتا ہے، اور جو ہے نا وہ میں اب کیا کہوں آپ کو کہ کون سا سلسلہ چل نکلتا ہے رات کو 12 بجے کے بعد 2 ارب سے زائد اس کی تزئین و آرائش پہ لگے۔ یہ ہے دیوالیہ قوم۔ اور اس شنگھائی کانفرنس میں سے نکلا کیا؟ اگر آپ کو کچھ پتہ چلا ہو تو مجھے بتا دینا ہے۔ ان 2 ارب میں سے کس کس کی کوٹھیاں نکلی ہوں گی، کس کس کے بنگلے نکلے ہوں گے، سی ڈی اے نے کتنا مال ٹھکانے لگایا ہوگا صرف اسلام آباد کو سجانے پہ 2 ارب سے زیادہ۔ وہ فوارے، وہ بتیاں، جس طرح بندہ میری طرح پینڈو دیہات سے آتا ہے تو وہ بتیاں دیکھتا ہے، تو وہ بتیاں دکھائیں گئی قوم کو۔ اب بتی کون سی تھی، دینے والی تھی یا جون سی بھی تھی، بہرحال جی وہ 2 ارب روپیہ اسلام آباد نے فوارے تے، اسلام آباد نے بتیاں تے، اسلام آباد نے سبزے تے لگ گیا ہے۔ اور ایک سال میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ ایک سال میں 7,417 ارب روپیہ وہ اضافہ ہو گیا ہے پاکستان کے قرضوں میں۔ لیکن اگر آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں گیا تو آپ قومی سلامتی کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ دہشت گرد ہیں، آپ غدار ہیں، آپ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، آپ مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ خبردار کسی نے اگر پوچھ لیا کہ ایک چادر سے تو تمہارا کرتا نہیں ہو سکتا تھا عمر، یہ کرتا کس طرح ہوا؟ اور پھر عمر نے جواب دیا تھا یہاں بہرحال دہشت گردی ہے۔ اس کے بعد مفتی تقی عثمانی، میں دل سے ان کی بڑی قدر کرتا تھا، یعنی وہ جو ہے نا، اور یہ مفتی اعظم پاکستان کہلاتے ہیں۔ انہوں نے تازہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو گورنر سندھ ہیں کامران ٹپوری، وہ آپ نے دیکھا ہوگا گبر سنگھ، اس نے خلفائے راشدین کی یاد تازہ کر دی ہے۔ پہلے ہم سنتے تھے، آج ہم نے دیکھ لیا۔ اس بندے کی پروفائل چیک کر لیں کہ یہ بندہ کون ہے۔ اس کو ایم کیو ایم اون نہیں کرتی تھی کہ یہ ہمارا بندہ نہیں ہے، یہ بڑے صاحب لوگوں کا بندہ ہے، یہ کسی کا چیلا چمانٹا ہے۔ اس کی یاد تازہ کر دی ہے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یاد جو ہے اس کامران ٹپوری نے وہ تازہ کر دی ہے۔ اب کسی لمبے چوڑے چیک کی صورت میں کی ہے، کیونکہ یہ جو مفتی تقی عثمانی اور اس قبیل کے لوگ ہیں نا، ان کو پاکستان میں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ پاکستان میں جبر، فسطائیت، ظلم، انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی، سپریم کورٹ کا تباہ ہونا، مرضی کے جج لگانا، یہ ابھی 2 ارب روپے کا بتایا اسلام آباد میں۔ تقی عثمانی صاحب پوچھ لیں کہ یار وہ 2 ارب کدھر آپ نے لگایا ہے؟ یہ نہیں، ہاں یہ ان کا جو طبلہ بجانا ہے، طبلہ، وہ یہ کوئی وی پی این مولوی بند کر رہا ہے اور کوئی اچھا اس تقی عثمانی نے وہ جو اس میں ریاض میں سعودیہ میں جو کچھ ہوا، کعبے کی شبیہ کے جو ہے نا وہ سامنے، اور کعبے کی شبیہ کا طواف بھی کروایا گیا ان ننگ دھڑنگ عورتوں کو وہاں پہ، جو یہ ہیں تقی عثمانی صاحب، وہ منہ میں دہی جما لیں گے، کیونکہ ریال جو ہے نا کرکڑیں وہ ریال ٹائم پہ ملتے ہیں۔
बहरहाल जी ये कह रहे हैं कि कामरान टपोरी ने वो खुलफाए राशिदैन की याद ताज़ा कर दी है। अब आप इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें। ये उलमा हैं, इनके मदरसे हैं, और फिर इन जिन मदरसों से लोग फारिगुल तहसील होते हैं। तो बहरहाल जी इमरान खान पे 200 बल्कि 250 से ज़्यादा मुकदमात बनाए गए। और आपको पता है नून लीग पूरी की पूरी जमात क्रिमिनल है, इनके वजीर क्रिमिनल, इनके जो है ना वो आगा पेछा क्रिमिनल। यानी कल जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ वहाँ पे वो फफे कुटनी जिसको बड़े प्यार से वजीर आला बनाया गया, वो शिकायतों पे शुरू हो गई अब्बू के सामने कि अलीमीन गंडापुर जो है वो काफले ले आता है एहतजाज के लिए। पंजाब जो है ना वो मेरे अब्बे ने मुझे दाज में दिया था, ये इधर क्यों आता है कि मेरे बाप की हम जो है ना वो राजा रंजीत सिंह की औलाद हैं, पंजाब हमारा है। अली अमीन गंडापुर यहाँ काफले क्यों ले आता है? अपने बड़े अबू साहब को जो है वो ये फफे कुटनी, ये एपेक्स कमेटी का इजलास हो रहा है, वहाँ पे शिकायतें कर रही है, इसको वजीर आला बनाया गया फफे कुटनी को। तो बहरहाल जी इमरान खान पे इन्होंने मुकदमात बनाए कि इमरान खान को अंदर रखा जाए, सियासी तौर पे मुकाबला हो नहीं सकता, लोगों की जो हमायत है वो इमरान खान के साथ है, और ये 8 फरवरी को साबित भी हुआ। बहरहाल वो एक एक करके मुकदमा जब भी किसी आज़ाद जज के सामने जाता है, जब भी किसी आइन पसंद जज के सामने जाता है, जब भी किसी ऐसे जज के सामने जाता है जो अपने हलफ पे खड़ा है, तो वो कहता है कि इसमें क्या है कि जी इसकी बीवी ने ये किया। आज ऐसे ऐसे दलाइल दिए प्रोसिक्यूटर ने कि मियाँ गुल हसन औरंगजेब ने शटअप कॉल दी उसको कि ये आप कौन सी बातें कर रहे हैं। फिर ऐसे ऐसे गवाह घड़े गए, यानी एक बंदा ऐसा गवाह था जिसको सारी उम्र इमरान खान और बुशरा बीबी जिंदगी में नहीं मिले, वो भी गवाह था। बहरहाल मियाँ जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इमरान खान की जो है वो 10-10 लाख मुचलकों की ओर जमानत मंजूर कर ली, लेकिन इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा। और उसकी वजह ये है कि इमरान खान अभी वो जो 9 मई वाला ढकोजला था, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसमें अभी जुडिशल रिमांड पे हैं, लिहाजा उनकी रिहाई नहीं होगी। लेकिन एक बार फिर जो है वो गुल हसन औरंगजेब ने वो बत्ती बना के बहुत बड़ी सी, क्योंकि बहुत ज्यादा कागज थे, वो प्रोसिक्यूटर को और इस निज़ाम को दे दी, खान साहब की जमानत हो गई। उसके बाद यानी मैंने जिस तरह आपको बताया ना कि रोमन शहनशाह थे ना, वो तमाशा लगाते थे, ग्लेडिएटर्स कहते थे उनको। एक बहुत बड़ा अखाड़ा होता, आपने फिल्मों में देखा होगा, वो एक बंदा 10 लोगों से मुकाबला करता या 4 लोगों से मुकाबला करता, जो उस पर शेर छोड़ दिया जाता। रसल क्रो की बड़ी जबरदस्त फिल्म है दी ग्लेडिएटर, वो कभी मौका मिले तो आपको ये सारी सूरत हाल समझ आ जाएगी कि शहनशाह तमाशे देखते। यानी एक इंसान जितनी बुरी मौत मरता तो मलका और बादशाह जो है वो उतना ज्यादा इंजॉय करते। इन जर्नैलों ने, इस सिस्टम ने ये तमाशा लगाया 9 फरवरी को। 8 फरवरी को जब पोलिंग हुई और रिजल्ट्स आना शुरू हुए तो हर तरफ इंडिपेंडेंट मतलब पीटीआई। तो एक सहाफ़ी कहते हैं मैं इलेक्शन कमीशन में गया और मैंने कहा इलेक्शन कमीशन में कि सर टीवी पे तो पीटीआई जो है 140 सीटें ले रही है। तो मुझे इलेक्शन कमीशन के बंदे ने कहा कि भोले टीवी पे 140 ले रही है, हमारी इदाद शुमार के मुताबिक 180 सीटें ले रही है। फिर क्या हुआ? फिर रात को 12 बजे के बाद सिकंदर सुल्तान राजा बगैर प्रोटोकॉल के अपनी गाड़ी लेकर वो बड़ी सरकार पे चले गए। वहां बड़ी सरकार से उनकी मुलाकात हुई और बकौल शख्स से बड़ी सरकार ने उनको आइडिया दिया फॉर्म 47 का कि नया तमाशा लगाओ। यानी तमाशे जो देख रहे हैं, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद जो है ना, शवाब साहब लिखते हैं कि सुबह 8 बजे काबीना बनाता और 12 बजे तोड़ देता। यानी 12 बजे काबीना बनाता ना तो 3 बजे किसी वजीर को डिसमिस कर देता। कि ये जिस तरह वो बच्चे रेत के घरौंदे बनाते हैं या वो बॉक्स से घर बनाते हैं और 2 मिनट बाद तोड़ देते हैं, ये गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद करता। इसी तरह चल रहा है। तो इन्होंने 9 फरवरी को जो है ना कि जी ग्लेडिएटर्स की तरह तमाशा लगाते हैं। पाकिस्तान की पीडीएम में बैंड बज गई, इन्हीं की वो थी बाजवा की।
काकड़ के दौर में बैंड बज गई, इन्हीं ने काकड़ को जो है ना वो बनाया, काकड़ को सो के उठाया जाके कि तुम वजीर आजम हो यानी एटमी मुल्क के। फिर ये तमाशा इन्होंने लगा दिया कि नया तमाशा देखते हैं, क्योंकि धूप में गोल्फ खेलते हैं ना, तो धूप में जो है ना वो खारिश ज्यादा होती है, आपको महसूस होता होगा सर्दियों की धूप में। तो वो कहते हैं कि चले नया तमाशा लगाते हैं, इस हुकूमत को घर भेजते हैं, नई हुकूमत लाते हैं, ग्लेडिएटर्स की जरा तमाशा देखते हैं ये क्या करते हैं। यानी पाकिस्तानी अवाम ही मरेंगे ना, ये पॉलिसियां गलत बनाएंगे तो पॉलिसियां पाकिस्तानी अवाम पे जाएंगी, चीजें महंगी होंगी, बेरोजगारी होगी, इसके अलावा हर तरफ जो है ना वो भूख और नंग का राज होगा। तो हमें क्या फर्क पड़ता है, पाकिस्तानियों पे पड़ेगा। वहां से इन्होंने ये तमाशा शुरू किया, 9 फरवरी को इन्होंने नया तमाशा लगाया, और अब उनके भोंपू कह रहे हैं कि अब ये जो तमाशा है ना, इसको अब 8-9 महीने हो गए हैं, तो साहब का कोई नई चीज देखने को दिल कर रहा है। जरा एक्शन मूवी हो, जरा उसमें थोड़ा सा रोमांस भी हो, उसमें थोड़ा सा सस्पेंस भी हो। रात को इनकी जो वो टट्टी है, वो फैसल वाडा, वो काशिफ अब्बासी को कह रहा था कि अब कंधे इस सिस्टम को उठा उठा के थक गए हैं। आपको किसने कहा था कि ये सिस्टम आप अपने कंधों पे उठाएं? आप कहां से पाकिस्तान के ठेकेदार हैं? आप कहां से पाकिस्तान के मसीहा हैं? किसने आपको इजाजत दी कि आप इन बदबूदार लाशों को आप कंधों पे उठाएं? ये जिम्मेदारी आपको कायद आजम दे गया था, ये जिम्मेदारी आप पे इल्हाम हुआ है कि आप कौन हैं? क्या आप जी हमारे कंधे थक गए हैं? आपको कहा किसने था 8 फरवरी वाला ड्रामा करने का? पाकिस्तान के जो है ना वो 60 अरब रुपए आप लोगों ने डुबो दिए। शायद कभी हुकूमत आ जाए, सीधा सीधा आर्टिकल 6 का केस है जो आपने किया इस इलेक्शन के साथ, सीधा सीधा आर्टिकल 6। बहरहाल अब इस तमाशे से भी दिल भर गया। मुख्तसर बात यह है, कभी पीपल्स पार्टी नाराज हो रही है, और कभी जो है ना वो फैसल वाडा कह रहा है दिल भर गया है, और कभी जी डिलीवर नहीं कर पा रहे, कभी बयानियां, क्योंकि एक नए तमाशे की जो है ना वो आरजू पैदा हो रही है कि एक नया तमाशा लगाते हैं। हमने चले जाना है, हमने उतारनी वर्दियां, उनको टंगना है टंगनी पे, हमने निकल जाना है अपने अपने भाई मुल्कों को। ये जाने जिन्होंने यहां रहना है, जिन्होंने यहां दफन होना है। तीरा में 12 फौजी शहीद हुए हैं, और जिस नज़ारे ने दिल चीर दिया है वो ये कि शोहदा के जो जस्दे खाकी हैं वो गधों पे बांध के लाए जा रहे हैं। इससे 4-5 दिन पहले मरियम सुना है मुबैना तौर पे PF के त्यारे में लाहौर से सीधी जिनेवा गई, लाहौर से सीधी उस जहाज पे वो जिनेवा पहुंची। आज शोहदा के मैंने अपनी आंखों से 2 शोहदा एक गधे पर रस्सियों से बंधे हुए। क्यों आर्मी चीफ साहब, क्यों? वो अरबों रुपए का बजट जिसका जो है ना वो ऑडिट भी नहीं होता, क्यों? हमारे बच्चे थे, हम में से थे, इसलिए क्यों उनको गधों पे जो है ना वो बांध के ले जाया जा रहा था? यही मैं हर व्लॉग में पिटता हूं कि आपका ये काम नहीं है। आप क्यों पहले तो वो 12 क्यों शहीद हुए? क्यों शहीद हुए वो 12 लोग? क्यों बंदोबस्त नहीं था इतना जबरदस्त? और फिर अगर वो शहीद हो गए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, गधों पे बांध के उनको ले जाया जा रहा है। क्यों आर्मी चीफ साहब, क्यों उनको गधों पे उठा के लाया जा रहा है? क्या कसूर है उनका कि आम लोगों के बंदे हैं, आम लोगों के बेटे हैं, उन्होंने पैदा किया, उन्होंने बड़ा किया, उन्होंने पाला पोसा इस दिन के लिए, और वो इस शौक से आए कि वो शहीद होंगे, और उनके साथ ये सलूक, गधों पर उनकी डेड बॉडी जलाई जा रही है। किधर गया वो अरबों रुपए का बजट जिसको ऑडिट अगर करने को कहें तो आप कहते हैं दहशतगर्द है, और आप लोग इस्लामाबाद में एपेक्स कमेटियों के इजलासों की सदारत कर रहे हैं। क्यों नहीं उनको जो है ना वो खुद क्यों नहीं आगे जाते? आप लोग खुद क्यों नहीं प्लानिंग करते? क्यों हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं था? क्यों गाड़ियां मौजूद नहीं थी? क्यों उनके पास जो है ना बुलेट प्रूफ जो है ना वो जैकेटें नहीं थी? और यह भी सुना गया है कि उनके सर भी नहीं थे, और उनके जस्ते कहा कि क्यों गधों पर, क्यों? वो आप नजारा आज देखें रात को, जिसके आप सरबराह हैं, जिसके आप बाप हैं, वो नजारा देखें
ایک گدھے پر دو فوجیوں کو باندھ کے لایا جا رہا ہے. خدا کے لیے وہ نظارہ دیکھیں اور اپنے یہ سیاسی شوق، اپنی یہ FC-یاں NC-FC-یاں، اپنے یہ پتلے، اپنی یہ کھٹ پتلیاں، اپنے یہ ڈرامے، اپنی یہ سیاست میں جو ہے نا وہ انٹروڈنگ اور اپنی سیاست میں مداخلت کو بند کریں اور ان جوانوں کو بچائیں کہ گدھوں پر باندھ کے ان کو لایا جا رہا ہے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ لوگوں کے اور میرے محرومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. آخر پہ پھر آرمی چیف کو کہوں گا کہ آرمی چیف صاحب وہ لازمی ویڈیو دیکھنی ہے اور کچھ خدا کا خوف کرنا ہے، کچھ خدا کا خوف کرنا ہے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.